नमस्कार, स्वागत है आपका आईजी टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ चले मुस्लिम आंदोलन के दौरान शाहीन बाग का धरना तो आपको याद होगा, लेकिन जब धरने से दाल नहीं गली थी तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे भड़काए गए थे। वे दंगे भड़काने वाले लोग कौन थे, इस संबंध में पुलिस ने काफी हद तक खुलासा कर दिया है और जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें भी दिल्ली से बाहर के लोगों के नाम हैं कि वे वहां पर आए, उन्होंने दंगे भड़काए और उनमें से कुछ को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन इस वीडियो के अंत में हम एक स्थानीय व्यक्ति का बयान भी दिखाएंगे आपको, जो यह बताता है कि किस प्रकार स्थानीय लोग मिलजुल कर रहते थे और बाहर के लोगों ने आकर के किस प्रकार इसको हिंदू मुस्लिम का दंगा बनाया। ये सबूत हम आपको देंगे और जरूरी है कि अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यह सारी साजिश कहां से रची गई, कौन रच रहा था। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप पूरा वीडियो देखिए और इस पूरी कहानी को समझिए। दंगे में 53 लोग मारे गए थे। उनमें से हम एक केस उठा रहे हैं। यह केस है एक मुस्लिम परवेज आलम की मौत का। 53 लोग मारे गए, लेकिन हम उठा रहे हैं सिर्फ एक केस। वह इसलिए क्योंकि जिस साजिश के अंतर्गत हिंदू मुस्लिम दंगे करवाने की कोशिश की गई थी, उसी साजिश के अंतर्गत यह केस भी बनाया गया है। 25 फरवरी को 50 साल के परवेज आलम की गोली लगने से मौत हुई थी। उसके 26 साल के बेटे साहिल परवेज ने इसकी एफआईआर उसी दिन दर्ज करवाई थी, लेकिन उसमें अभियुक्तों का नाम दर्ज नहीं करवाया गया था। लेकिन घटना के 23 दिन बाद लिखी गई दूसरी एफआईआर में घोंडा इलाके के 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इन सभी 16 अभियुक्तों को 9 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या के मामले में आरोपी बनाए गए इन 16 लोगों में से लवी कुमार मात्र 26 साल का है। पुलिस किस तरह मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रही है, वह इस तस्वीर से साफ जाहिर हो जाता है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि लवी कुमार को एक मोटी संगली से बांधकर रखा गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट कई बार इस तरह के अत्याचारों के खिलाफ पुलिस को लताड़ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के साफ निर्देश भी हैं कि मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और पुलिस को जब तक आरोपी का आरोप साबित नहीं हो जाता तब तक हथकड़ी तक लगाने की हिदायत नहीं। पुलिस हिरासत में ही लवी कुमार इस समय कोरोना वायरस से पीड़ित है। कोरोना वायरस पॉजिटिव के उसका रिजल्ट आ चुका है, लेकिन उसे परिवार के लोगों से दूर रखा गया है। परिवार के लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा, परिवार के लोगों को उसे देखने भी नहीं दिया जा रहा। परिवार के लोग पूरी तरह सदमे में हैं। स्वाभाविक है कि जिनका बेटा गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी के बाद वो कोरोना वायरस पॉजिटिव हो गया है, तो निश्चित रूप से परिवार के लोग आशंकित भी होंगे और सदमे में भी होंगे। पुलिस भी उन्हें जानकारी नहीं दे रही और दिल्ली दंगों और 16 लोगों पर हुई चार्जशीट पर लवी की बहन कनिका चौधरी ने विस्तार से बातचीत की है। आप सुन सकते हैं पूरी बातचीत और दंगों का छुपाया जा रहा सच। ये कनिका, छोटी सी लड़की, किस प्रकार तथ्यों के भीतर तक पहुंची है और नए सवाल खड़े कर रही है, जो पुलिस के लिए भी सवाल है और जो आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर भी सवाल है। और तीखे सवाल आप सुनिए कनिका की जुबान से। सर, मेरा नाम कनिका है और मैं उन 16 लोगों की बात करना चाहती हूँ जिन्हें साहिल परवेज ने अपने पिता के खून के इल्जाम में 3 महीने से जुडिशियल कस्टडी में जेल में सड़ा रखा है। सर, मुझे सिर्फ साहिल परवेज जो है वो उनके पिता की मृत्यु हुई थी 25 फरवरी को, ठीक है। साहिल परवेज उनके लड़के हैं, उन्होंने ये एफआईआर करी है और उन्होंने ही इन लोगों को 16 लोगों को जेल में पहुंचाया है। सर, साहिल परवेज किनके लड़के हैं? साहिल परवेज सर जो मरे हैं, परवेज आलम, उनके बेटे हैं। उन्होंने ही इनकी कंप्लेन करी है 16 लोगों की और उनकी झूठी कंप्लेन के आधार पर ही इन सब लोगों को 30 दिन से जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है इस कोरोना की महामारी के टाइम पे। सर, साहिल परवेज से मेरे कुछ ही सवाल हैं। सर, उनमें से पहला सवाल ये है कि उनके पिता की मृत्यु हुई कहाँ पर है। सर, उनके पहले बयान के अकॉर्डिंग जो उन्होंने न्यूज़ 24 में जीटीबी हॉस्पिटल के बाहर दिया है, सर, उनके हिसाब से उनके जो पिता हैं
वो अपनी घर की सीढ़ियों से उतरते हुए मरे हैं। उन्हें उस टाइम पे वहां पे गोली लगी है। और साहिल परवेज ने ये कहा है कि जब मेरे पिता को गोली लगी है उस टाइम वो घर में थे। सर पहली बात ये हो गई। सर दूसरा सवाल ये है कि सर इन्होंने, साहिल परवेज ने अपने दूसरे बयान में ये बोला है कि जो इनके पिता हैं वो घोंडा की सड़क पर मरे हुए हैं, जो इनके घर जो नुक्कड़ पे है, कि नुक्कड़ पे इनके पिता को किसी ने गोली मारी है। ठीक है, उसमें उस वक्त अपने पिता के साथ थे, उससे कुछ मीटर की दूरी पर खड़े हुए थे। तीसरी बात ये, जो थाना अधिकारी हैं, जाफराबाद के थाना अधिकारियों ने ये बोला है कि जो उनके पिता हैं उनकी मृत्यु बाबूराम चौक के पास हुई है। मुझे बस इस बात का जवाब चाहिए कि एक आदमी जो कि साहिल परवेज के पिता है वो मरे कहाँ पर है। अब एक आदमी 3 जगह तो मर नहीं सकता। तो इस छोटी सवाल का जवाब ये है कि आपके पिता की मृत्यु असल में हुई कहाँ पर है। दूसरी बात, FIR, जो साहिल परवेज ने FIR दर्ज कराई है 26 तारीख को, उस 26 तारीख की FIR में जब साहिल परवेज ये जानते थे कि ये 16 लोग जिम्मेदार हैं, तो उस FIR में साहिल परवेज ने इन 16 लोगों के नाम क्यों नहीं लिखवाए? उसमें नाम नहीं थे इन 16 लोगों के? सर उनके नाम नहीं थे जी। इन्होंने 19 मार्च को इस FIR में ये जो भी तहरीर बनाई थी पुलिस वालों ने, उसमें इन लोगों के नाम लिखवाए हैं पूरी कॉन्स्पिरेसी के साथ, जो कि इनके घर के 500 मीटर के दायरे में रहते हैं ये लोग। सर तीसरी बात ये, मुझे ये बात आज तक समझ में नहीं आती और मेरा सभी से सिर्फ यही सवाल है कि कौन से मजहब में, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई सा भी मजहब हो, कौन सी ऐसी मजहब में है कि जहाँ पर प्रेयर करने के लिए लोग पिस्टल और बंदूक और बुलेट्स लेकर जाते हैं? कौन लेकर गया था बंदूक? जो इन साहिल परवेज के पिता हैं, इनकी जेब में से FIR के अकॉर्डिंग, सर मैं ये अपनी तरफ से बात नहीं कह रही हूँ, ये सिर्फ जो अधिकारियों ने FIR में लिखा है कि इनके पिता की जेब से 13 बुलेट्स बरामद हुई हैं और एक लाइसेंस की रिवॉल्वर जो कि उन्हें नहीं मिली। जो मृतक है उनकी जेब से? मृतक है, हाँ जी। वो लाइसेंस की रिवॉल्वर गई कहाँ? लाइसेंस की रिवॉल्वर के साथ इनकी 25 बुलेट्स आई थी, 13 बुलेट्स इनकी पापा की जेब से मिली है, तो बाकी की बुलेट्स कहाँ गई? सर तीसरी बात ये, इनके जो मस्जिद है, इनके घर के रोड की साइड से ना जाके इनके घर की अपोजिट साइड से जाके ज्यादा करीब पड़ती है, तो इनके पिता इधर की साइड से करने क्या आए थे? जो लंबी दूरी है उस रास्ते से वो जा रहे थे? लंबी दूरी है उस रास्ते से आए थे जिस दिन उनके साथ दुर्घटना हुई। हाँ जी, जहाँ पे ये बोलते हैं कि दुर्घटना हुई। साहिल परवेज ने अपने एक बयान में कह रखा है कि जब उनके पिता को गोली लगी तो वो 2nd फ्लोर पर थे और उनकी माँ ने उन्हें बोला कि साहिल बेटा तेरे पिताजी को गोली लग गई है। तो जब उन्होंने अपने बयान में देखा है कि उन्होंने गोली मारते हुए देखा है, तो उन्हें ये नहीं पता था कि उनके पिता को गोली लगी हुई है। ये बात उनकी माँ ने उन्हें क्यों बताई? सर तीसरी बात ये, उसके बाद बात ये उठती है कि जो FIR में जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने ये बात बोली है कि इनके पिता को किसी नितेश नाम के लड़के ने GTB हॉस्पिटल में एडमिट कराया है, बट साहिल परवेज कहते हैं कि उन्हें मैंने हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। सर ये जो एरिया है मौजपुर, ये हिंदू डोमिनेटिंग एरिया है, बट ये जो एरिया है ये चारों तरफ से मुसलमानों से घिरा हुआ है। इसके आसपास जितने भी एरियाज हैं वो सारे मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नूरेलाई मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज, सिलमपुर मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, जाफराबाद मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, चांदबाग करावल नगर मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, खजूरी खास मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया। कहाँ से हिंदू लोग इन पे जाके अटैक करेंगे? क्या होगा उन लोगों का जो अंदर 16 लोग बंद हैं, उनमें से कोरोना पॉजिटिव है जो कि मेरा भाई है, ओके। उनमें से एक की लड़की जिसको एक एक्यूज बनाकर साहिल परवेज ने जेल में डलवाया, उनमें से एक की लड़की की डेथ हो गई है। वो मर्डर नहीं है, उसका जिम्मेदार कौन है? उस लड़की की जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। एक स्कूलिंग वाली लड़की थी वो। तीसरी बात, मेरा भाई 23 एज है उसकी, वो दंगे करने के लिए जाएगा? वो लड़का जो आज तक अपने घर से बाहर भी नहीं निकलता है इस तरह के, जो कि इन सब चीजों से बहुत ज्यादा दूर रहता है, उसे इसने एक्यूज बनाकर झूठे अपने बाप के हत्या के मर्डर में जो 16 लोगों को फंसाया हुआ है। उनकी जो दुकानें जली है, जो एक अंदर है उनका पूरा का पूरा मेडिकल स्टोर जल गया, जो उनकी कमाई का एक लौता सहारा था। एक एक्यूज जो इन्होंने एक्यूज बनाकर, उनका एक होटल था, उन्होंने पूरे के पूरे होटल को जला दिया गया। उनके होटल की जो कुर्सियां थी उस तक की राख हो गई है। उसके बाद जो अंदर एक और है 16 लोगों में से, उनके घरों के शीशे तक तोड़ दिए गए हैं गोली मार के। उनके घरों की जो बाइक्स थी वो तक जला दी गई है। उनकी जो उन्होंने जो FIR करी थी, अभी तक उस पर कोई रिस्पॉन्स पुलिस का क्यों नहीं आया है? मतलब आप ये कह रहे पीड़ितों को दंगाई बना दिया गया? यस, पीड़ितों को दंगाई बना दिया गया। वो लोग पीड़ित हैं, उनके घर चले गए, उनके कमाने वाले थे इन्होंने जेल में डलवा दिया है। अब उन 16 लोगों के परिवार को क्या होगा इससे किसी को कोई मतलब नहीं है।
बस मतलब है तो सिर्फ इस बात से कि वो कोई आरएसएस से है। अब मैं इस बात को एक और चीज आपको कहना चाहूंगी, द क्विंट कहते हैं ना कि बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है या बहुत अच्छे वेबसाइट है या कोई मैगजीन है या उनका कोई यूट्यूब चैनल है, उनके हिसाब से ये लोग आरएसएस के थे, ठीक है। उनके हिसाब ये 16 लोग जो है 16 लोग उन्होंने बोला कि अपने एक न्यूज में या एक वीडियो में उन्होंने बोला है कि ये 16 लोग आरएसएस के हैं। तो इन 16 लोगों को, इसका तो मतलब ये है कि इन 16 लोगों को आरएसएस की आइडियोलॉजी के खिलाफ जाके एक एक्यूज बना के फंसाया जा रहा है। आरएसएस की आइडियोलॉजी को फॉलो करना गलत है। मतलब आरएसएस के लोग क्या दंगई होते हैं, मर्डरर होते हैं आरएसएस के लोग? इसमें से मेरा भाई तो आरएसएस से नहीं है, मुझे तो इस बात का जवाब चाहिए। बताइए आरएसएस के लोग क्या आरएस समाज सेवा करना किसी की क्या मर्डर करना होता है किसी की? इसका मतलब कोई आरएसएस से है तो उसने खून किया है किसी का? और कोई कैसे जा सकता है? एक बात बताइए आप, जब एक कोई ऐसा एरिया, कोई ऐसी जगह जो चारों तरफ से दूसरी कम्युनिटी से, मुस्लिम कम्युनिटी से घिरी हुई है, बस इस बात का जवाब दीजिए, कौन अपनी जान मुश्किल में डाल के बाहर जाएगा और किसी को गोली मारने के लिए? और एक और बात सर, 26 फरवरी को साहिल परवेज ने रिपोर्ट कराई, 25 फरवरी को इनके पिताजी की डेथ हुई। इन्होंने बोला कि उनके जो पिताजी की डेथ हुई है वो 6:30 से 7 बजे के करीब हुई है और इन्होंने सभी लोगों को देखा है। पहली बात, सर्दियों का टाइम था, सर्दियों के टाइम में 50 फुट की दूरी से आप अंधेरा हो जाता है, 5 बजे ही 5 बजे अंधेरा हो जाता है। सर्दियों के टाइम में 6:30 बजे से 7 बजे के बीच में साहिल परवेज ने इन सब लोगों को देख कैसे लिया इतनी दूर से? जबकि जो पहले दिन थे, जिस वक्त ये बाहर इन लोगों की दुकानें जली थी, सब जली थी, इन्होंने सारी स्ट्रीट लाइट्स तोड़ दी थी। उस वक्त गलियों में अंधेरा था, उस वक्त इन्होंने उन सब एक्यूज्ड को देखा कैसे? बस मेरा इतना सवाल है साहिल परवेज से कि बस मुझे इन सब सवालों के जवाब दीजिए। मिलाकर आप शायद ये कह रही हैं कि इस पूरे चार्जशीट में बहुत सारा पेच ही पेच है और बहुत सारा सच है जो अभी सामने आना बाकी है। थैंक यू। जैसा कि कनिका ने बताया कि साहिल की पूरी कहानी में पेच ही पेच है। साहिल बार बार अपना बयान बदलते रहे हैं। कनिका ने आपको बताया कि वारदात की 3 अलग अलग जगह बताई जा रही है। आपको 25 फरवरी का वह वीडियो दिखाते हैं जब परवेज आलम को अस्पताल लाया गया था। यह वीडियो अस्पताल के बाहर का है जिसमें साहिल, परवेज का बेटा साहिल, आरोप लगा रहा है कि एक नेता ने कहा था देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तब मुस्लिम अपने बचाव में सड़कों पर निकलकर बाहर आए थे। अब साहिल को सुनकर उसके इस बयान का मतलब आप खुद निकाल लीजिए कि मुस्लिम लोग अपने बचाव में क्यों बाहर आए थे। आपका नाम क्या? मेरा नाम साहिल परवेज, मोहम्मद साहिल परवेज है। उनका नाम क्या? कितने वालिद का नाम क्या था? जी, वालिद का नाम क्या है? वालिद का परवेज आलम। उनकी उम्र क्या थी? मेरी 26। और उनकी उम्र आलम कितनी थी? मैं पापा के साथ ही काम करता था। क्या काम है उनका? सर गैरेज था, गैरेज। और उनकी उम्र क्या थी? वालिद साहब की? जी। वालिद साहब की 50 साल। नहीं, वजीराबाद में था। वजीराबाद अच्छा, पहले सिविल लाइंस में था, बाद में वजीराबाद में आया। एक बात ये कही जा रही है बार कि मौजपुर में जो सीए के खिलाफ में जो महिलाएं बैठी थी उन्होंने रास्ता रोक दिया, इसलिए इन्होंने गुस्से में कि आप शाहीनबाग की तरह सब जगह रास्ता रोक देंगे, तो हम लोगों ने इसलिए ऐसा किया। क्या रास्ता रोका था? मैडम हम वहाँ गए थे जी, और मेरे साथ रिपोर्टर भी थे जी, जो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। कोई रास्ता रोका नहीं गया था। जब वहाँ से उन्होंने कहा कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, उन्होंने अपने प्रोटेक्शन में आए, अगर वो दबते तो मारते। और जो क्यों गए? क्योंकि कपिल मिश्रा ने जहर घोल दिया था वहाँ पर, इसलिए आए। आप कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? मेरा जन्म यही हुआ है, और आपके मेरी पैदाइश ही यही है। फैमिली में कौन कौन है? हम 2 भाई हैं और मम्मी पापा। तो आप छोटे हैं बड़े हैं? मैं बड़ा हूँ। आप रहते कहाँ पे हैं? छोटे भाई का अमान है, अमान परवेज। और आप रहते कहाँ पे हैं? अमान वामपंथी विचारधारा की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल क्विंट का नाम आपने कनिका के मुंह से सुना। क्विंट ने अपनी रिपोर्ट में उन 26 लोगों को आरएसएस का मेंबर बताया है, जबकि कनिका ने बताया है कि उसका भाई तो कभी संघ की शाखा में गया ही नहीं। इसलिए क्विंट की रिपोर्ट कितनी सच्ची है यह हम नहीं कह सकते। 1 दर्जन से ज्यादा जिंदा कारतूस मृतक के पास से रिवॉल्वर के साथ मिले थे। हालांकि पुलिस अब कह रही है कि रिवॉल्वर नहीं मिला। ये एक रहस्यमय कहानी है। इसमें पुलिस किस चक्कर में आकर के फंसेगी बाद में,
ये हम अभी नहीं कह सकते, लेकिन उसकी जेब में से कारतूस निकले हैं। कनिका ने आपको बताया कि 25 कारतूस उसके नाम पर अलर्ट हुए थे और उसमें से कुछ गायब है, और गायब है तो कहां है, क्या उसका इस्तेमाल किया गया था इन तोंगों में, ये एक और सवाल है। फिर दूसरा सवाल है, यह सवाल भी क्विंट की स्टोरी में नहीं है, लेकिन एक दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि नमाज पढ़ने दंगाग्रस्त क्षेत्र के बीच से होकर के वे क्यों गुजर रहे थे, जबकि उनके घर के अंदर वाली गली से वे कम समय में नमाज पढ़ने जा सकते थे। वे रिवॉल्वर और जिंदा कारतूस लेकर के किसके शिकार पर निकले थे, और उससे पहले जो कारतूस गायब हुए हैं वे कहां कब इस्तेमाल किए गए थे, इस एंगल से जांच होनी बाकी है। पता नहीं पुलिस इस एंगल को देख रही है या नहीं देख रही। साहिल परवेज के घर के आसपास के लोग ही कह रहे हैं कि उनकी हत्या आपसी रंजिश में भी हो सकती है। उनकी जमीन को लेकर के किसी रिश्तेदार के साथ लड़ाई चल रही थी। इस एंगल पर भी जांच एजेंसियों को पूरे मामले को देखना चाहिए, लेकिन अब जबकि लंबा समय हो गया है गिरफ्तारी को और जमानत नहीं दी जा रही है, तो इससे भी स्पष्ट होता है कि पुलिस गलत दिशा में जांच कर रही है। अब कहा यह भी जा रहा है कि साहिल परवेज ने अपने अब्बा के इंतकाल को जस्टिस की जगह आइडियोलॉजी की लड़ाई बना दिया है। क्या उन्हें लगता है कि वे न्याय की लड़ाई लड़ेंगे तो उनके अपने ही इसकी जद में आ सकते हैं? क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि जमीन की लड़ाई उनके रिश्तेदारों के साथ चल रही थी। इन्हीं वजहों से उनके बदलते बयानों पर अब सवाल तो उठने लगे ही हैं। लेकिन प्रत्यक्षदर्शी कुछ और कहते हैं। प्रत्यक्षदर्शी का यह वीडियो देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि सरकार विरोधी लड़ाई को कैसे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बनाया गया था। सुनिए। मेरा नाम सुभाष चंद्र त्यागी है और मैं यमुना विहार B5 में रहता हूँ। मेरा जो है बाकी परिवार उत्तरी गोंडा गली नंबर 3 यमुना विहार रोड पर रहता है। एक्चुअल में मैं जो है आपको इस बारे में बताना चाहता हूँ कि ये जो सारे जो राइट्स हुआ है अपने गोंडा क्षेत्र में, उसके बारे में। ये गोंडा कहाँ पर है? ये गोंडा क्षेत्र ही है ये सारा। नहीं, मतलब ये दिल्ली में किस हिस्से में? दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में नॉर्थ गोंडा क्षेत्र है, और मेरा परिवार भी गोंडा क्षेत्र में ही रहता है। मैं पिछले 3 वर्षों से यमुना विहार में रहता हूँ। एक्चुअल में ये सारा जो हमने कभी इस तरह का कभी देखा नहीं था यमुना विहार पे कि हमारे क्षेत्र में कि कभी कोई राइट्स हुआ हो, क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम और सभी ना बिल्कुल एकदम मेल मिलाप से रहते हैं। सबका विवाह शादियों में आना जाना, सबका एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना, और ये सब रहा है। लेकिन जो ये NRC और CAA के जो प्रोटेस्ट में जगह जगह जो ये स्थानों पे जो प्रोटेस्ट हुए और जो ये सरकार के खिलाफ थे, इसमें जो है हिंदू जो मुस्लिम समाज है उसने उन प्रोटेस्टर्स का साथ नहीं दिया, क्योंकि वो भी देशभक्त समाज है। ऐसा नहीं है कि वो सब जो है झगड़ालू है, सब ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ लोग इसको दूसरी दिशा में ले जाके सरकार के खिलाफ जो है दंगे करा के और उसको हिंदू मुस्लिम जो है रूप देना चाहते हैं। यहाँ के लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा था NRC को। हाँ, एक्चुअल में यहाँ सारे लोग ही अच्छे हैं। हिंदू समाज भी बहुत अच्छा है और मुस्लिम समाज भी बहुत अच्छा है, और उसमें इनको सहयोग नहीं मिल रहा था मुस्लिम समाज, मुस्लिम कम्युनिटी का। NRC के जो विरोध में जो लोग खड़े थे, जो सरकार के जो खिलाफ विरोध था जी। इसी कारण जो है इन्होंने फिर जो ये प्रोटेस्टर्स थे CAA और NRC वाले, इन्होंने ये जो है ऐसा प्रपंच रचा कि जिससे जो है यहाँ जो ये दोनों संप्रदाय शांति से रहते हैं और इनका जो है शांति का ताना बाना जो है इस क्षेत्र में जो है टूट जाए, और उसी कारण जो है यहाँ जो है वो फिर दंगे प्रारंभ हुए। हालांकि उसमें यहाँ के लोगों का भी बहुत ज़्यादा साथ नहीं मिला, पर कहाँ से लोग आए, कैसे हुए, कि इकट्ठे कैसे हुए, और ये सब सारा हुआ। अब कोई प्लानिंग थी क्या इसके उसका पीछे? लगता है कि इन्होंने महीनों से लगभग ये प्लान करके और जो है कर रखा था। और दूसरा बात ये है, ये जो सारा जो है प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ था इस कानून को लेके, लेकिन जब उनको सहयोग समाज का नहीं मिला तो फिर उन्होंने इसको हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश करी है। जो भी इसके ऑर्गेनाइजर थे CAA और NRC के प्रोटेस्टर्स जो थे, इन्होंने जो है उसको दूसरी दिशा देने की। साहिल के उस बयान और पूरे इलाके के चुन चुनकर 16 हिंदुओं के नाम दर्ज करवाना,
इसके पीछे की साजिश को उजागर करता है। दिल्ली पुलिस हालांकि केंद्र सरकार के अधीन है, जिसके मुखिया अमित शाह हैं, लेकिन 16 अभियुक्तों की लंबे समय तक जमानत न होना और लवी के साथ हो रहा अमानवीय व्यवहार इस बात का सबूत है कि साजिश की जड़ें बहुत गहरी हैं। क्या अमित शाह की पुलिस साजिश की जड़ तक पहुंच पाएगी, या मामला सीबीआई को देना ही होगा, या मामला पुलिस को से लेकर के सीबीआई को देना सही होगा? यह सवाल हम छोड़ जाते हैं आप सबके लिए और अमित शाह के लिए भी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई सामग्री के साथ। तब तक नमस्कार।